नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और साइंस का मैटर। और इसमें आपका टॉपिक जारी है कार्य और ऊर्जा। लास्ट टाइम में आपने ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के रूप हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ लिया था। आज बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, पहले इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे विद्यार्थियों, कोई भी मान लीजिए स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को विरामा अवस्था में वह मौजूद है, विरामा अवस्था में, और आपने एक हाथ से उसको खींचा, उसकी आकृति में क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। जब आप खींचेंगे तो बल लगाएंगे, यानी आपने क्या किया, कार्य किया। कार्य कार्य किया तो कार्य का सूत्र आपको बताया था, बल इनटू विस्थापन। बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर अपन ने किसको माना, कार्य को माना। यही पढ़ाया था आपको। अब आप जब इसको खींचेंगे तो आपने क्या किया, कार्य किया। और जितना कार्य करेंगे उसके कारण उस वस्तु की आकृति में अगर आपको बदलाव नजर आता है, आकृति और स्थिति, यानी विस्थापन भी देखने को मिलेगा आपको। पहले यहां पर मौजूद थी, अब इसका जो आकार है वो बढ़कर कितना हो गया, इतना हो गया। तो इसके कारण जो कार्य करेंगे, जितना आपने कार्य किया है, उतनी ऊर्जा इस वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगी। जितना आपके द्वारा बल लगाया गया, इसको खींचा गया, उतनी ही ऊर्जा इस स्प्रिंग में क्या हो जाएगी, स्थानांतरित हो जाएगी। और यही ऊर्जा आपकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण इसके आप ले सकते हैं। रबड़ बैंड का ले सकते हैं। एक जो स्प्रिंग वाली चाबी वाली गाड़ी आती है आपकी, छोटे बचपन में आपने देखा होगा। जब उसकी चाबी को भरते हैं तो जितना आपके द्वारा कार्य किया गया, यानी जितनी आपने चाबी भरी, उतनी उसमें जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी, यानी स्थानांतरित हो जाएगी। आपने जितना कार्य किया उतनी ऊर्जा उसमें संचित या स्थानांतरित हो जाएगी। वही आपकी क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। और जब इसको छोड़ेंगे तो वह गाड़ी क्या करेगी, गति करेगी। तो यही उदाहरण दे रखे हैं इसमें, जो क्रियाकलाप हैं। एक खिलौना कार ली थी, ये दे रखा है। एक स्प्रिंग वाला दे रखा है। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए आगे। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन के लिए उपयोग में नहीं आती है, वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। इसी प्रकार से किसी जो खिलौना कार है से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं और इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये परिभाषा है, ये आप ध्यान में रखें। किसी भी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आगे देखिए, एक क्रियाकलाप और दे रखा है। बांस की एक खपची लीजिए और इसमें चित्र 10.6 में दर्शाए अनुसार एक धनुष बनाइए। किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाइए। तीर का एक सिरा धनुष की तानित डोरी पर रखना है। देखिए चित्र को, देखिए आप साथ साथ में। ये चित्र है, ये बचपन में आपने ऐसा चलाया होगा, धनुष और तीर। अब डोरी को खींचिए। ये जो डोरी है इसको क्या करना है, खींचना है। और तीर को क्या करना है, मुक्त करना है, यहां से फ्री करना है। जब आप खींचेंगे और खींच करके छोड़ना है। तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तीर क्या होता है, गतिशील होकर दूर जा गिरता है या जा गिर पड़ता है। तो ये साधारण से उदाहरण है। अब एक दे रखा है, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा।
वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब आप किसी वस्तु को ऊंचाई की तरफ उठाएंगे तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका कारण क्या है कि इसको ऊपर उठाने पर इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। एक नीचे की तरफ बल कार्य करता है जो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है। उसको हमने नाम दिया था गुरुत्व बल। यानी पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और जब आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इस गुरुत्वीय बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा या बल लगाना पड़ेगा। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है या कहलाती है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। अब इसमें देखिए एक ये सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है। एक अहम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल कितना चाहिए, जितना वस्तु का भार है। जितना वस्तु का भार है उसके बराबर तो कम से कम आपको बल लगाना ही पड़ेगा, अन्यथा तो वो वस्तु आपसे उठाई ही नहीं जाएगी। वस्तु में इस किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, तब किया गया कार्य कितना होगा, बल गुणा विस्थापन। बल कितना है, बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg माना है। यहां पर बल को क्या माना है, mg, तो mg से नोट कर देंगे। और विस्थापन, इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। h ऊंचाई तक, यह आपकी धरती है और यहां तक इसको उठाया जाता है h ऊंचाई। तो ये जो दूरी है यही तो विस्थापन है। यानी यहां से यहां के बीच की दूरी, यह आपका विस्थापन। तो mg गुणा h, और इस प्रकार से जो कार्य का सूत्र बनेगा वो बनेगा mgh। कब, जब किसी वस्तु को आप ऊंचाई पर ले जाते हैं तब ये सूत्र लगाना है। बाकी तो वही सूत्र है आपका W बराबर Fs। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी, यानी उसको मिलेगी। वस्तु को इतनी ऊर्जा मिलेगी। यही वस्तु की क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, EP। स्थितिज ऊर्जा को किससे नोट किया है, EP। और गतिज ऊर्जा को नोट किया था EK से, काइनेटिक है। और यह आपकी पोटेंशियल स्थितिज ऊर्जा। EP बराबर कितना होगा, mgh। अब नीचे दे रखा देखिए, वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा यानी जो भूमि के टच में और अधिकतम जो ऊंचाई है उसके बीच किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थितिज के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। आगे देखिए, इसमें यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय बल, एक तो ये भूमि के टच है कोई वस्तु, और जितनी ऊपर गई है, कितनी ऊपर गई, ये मान और ये मान, इसका अंतर ही क्या है आपका, गुरुत्वीय बल। कि इतना बल लगा है इस वस्तु पर, तब ये इतनी ऊंचाई पर गई है, न कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। चित्र 10.8 में ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां एक गुटका स्थिति A से स्थिति B तक दो विभिन्न पथों से पहुंचाया गया है, अलग अलग रास्तों से। मान लीजिए
ऊंचाई ए बी बराबर एच है। ये नीचे डायग्राम देखिए आप, एक में तो जैसे ये पथ सीधा है ए से बी तक, और एक में ये पथ है इस प्रकार से। मान लीजिए ऊंचाई ए बी बराबर क्या है, एच है। ए बी बराबर एच है। दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य कितना रहेगा, एम जी एच रहेगा। अब इसके न्यूमेरिकल हैं कुछ उदाहरण दिया गया है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को, द्रव्यमान कितना है 10 केजी यानी भार, और धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है इसको। अब देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए और जी का मान है यहां पर 9.8 है, ये दे रखा है। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m 10 केजी, विस्थापन h जो हाइट है ऊंचाई है वो दे रखी है 6 मीटर, गुरुत्वीय त्वरण है आपका g, इसका मान दिया हुआ है यहां पर 9.8। तो समीकरण 10.6 से ये रही आपकी समीकरण स्थितिज ऊर्जा की। mgh, m का मान कितना है 10 केजी है, मान रखेंगे इंटू जी का मान 9.8 ये लिख दिया, इंटू में आपका हाइट 6 मीटर, तो कितना आएगा 588 जूल आएगा जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हुई 588 जूल। इसी प्रकार से इन सूत्रों के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। एक उदाहरण और है, न्यूमेरिकल इसमें से ज़्यादा आएंगे मित्रों, तो अच्छे से आपको इन्हीं को देखना है और एक न्यूमेरिकल पक्का आपको मिलेगा। 12 किलो द्रव्यमान की, m कितना है 12 किलो, एक वस्तु धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाइट ज्ञात करनी है, दिया है परिकलन, परिकलन में सरलता के लिए g का मान इतना दे रखा है। फॉर्मूला वही रहेगा, वस्तु का द्रव्यमान ये दे रखा है, स्थितिज ऊर्जा भी यहां पर दी गई है 480 जूल। तो ईपी बराबर mgh, ईपी कितना है 480 जूल है, और m का मान 12 केजी दे रखा है, g का मान ये दे रखा है 10 मीटर, और h आपको ज्ञात करना है। h को इधर रखेंगे तो 480 जूल आपका ऊपर चला जाएगा, और 12 को 10 से गुणा करेंगे तो 120 ये नीचे आ जाएगा। तो हाइट कितनी आएगी 4 मीटर, यानी वस्तु 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार से आप इसका द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। अगर स्थितिज ऊर्जा दी हुई है आपको ये, तो चाहे m पूछे या g पूछे या h पूछे तो आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय हैं? हाँ, ऊर्जा, क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। छोटे समूह में बैठिए, प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए। अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कीजिए। हरे पौधे हैं, वो खाना कैसे बनाते हैं? उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बहती है? कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने? किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? तो इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसमें। और एक और क्रियाकलाप दे रखा है, अब पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश। तो यही आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये ध्यान में रखें। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में आप रूपांतरित कर सकते हैं, न इसकी उत्पत्ति हो सकती है और न ही इसको विनाश यानी नष्ट किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ मैटर है नहीं, ये ध्यान में रखें।
ये थोड़ा सा और देख लीजिए, बाद में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। एक सरल उदाहरण पर विचार करते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु है और h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराई जाती है नीचे की तरफ। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा इसकी कितनी है, mgh। कितनी, mgh। तथा गतिज ऊर्जा क्या है, शून्य है। प्रारंभ में, शुरुआत की बात। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है, यह शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य। इसलिए इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mv²। यह आपको पहले ही बताया था। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है तथा गतिज ऊर्जा इसकी बढ़ती जाएगी। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होगा तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v क्या होगा, अधिकतम। क्यों, क्योंकि अपन ने कहा है कि जब वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है यानी शुरुआती, वो क्या है, शून्य है, 0 है वो। और उस समय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और ज्यों ज्यों ये वस्तु नीचे की तरफ गति करेगी इसकी स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और गतिज ऊर्जा लगातार इसकी बढ़ती जाएगी। और जब यह पृथ्वी पर पहुंचेगी वस्तु, तब इसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होगी और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर है अचर। स्थितिज ऊर्जा को कहा है mgh और गतिज ऊर्जा को अपन ने क्या कहा है, 1/2 mv² बराबर अचर। क्यों, क्योंकि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, इनका योग क्या होता है, समान रहता है। यह भी इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। कई बार पूछ लिया जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसको कहेंगे, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग ही क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। अब इसमें आगे देखिए, आगे ये उदाहरण दे रखे हैं। बाकी कार्य करने की दर, ये टॉपिक है। अब आगे, क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं, क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं। अभिकर्ता यानी एजेंट जो ऊर्जा रूपांतरण करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इनको क्रियाकलाप से समझते हैं। तो इसका डायरेक्ट देखेंगे अपन। शक्ति है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य को W से नोट किया है और समय को T से, शक्ति यानी पावर P से। तो ये ध्यान में रखें। शक्ति का मात्रक वाट है, इसका प्रतीक क्या रहेगा, W। प्रतीक ये P रहेगा साथियों, ध्यान रखें यहाँ पर, थोड़ा सा सही कीजिएगा इसको। प्रतीक है P। यह मात्रक है जेम्स वाट। अच्छा, वाट का प्रतीक है W। शक्ति का मात्रक है वाट है और इसका प्रतीक क्या रहेगा, W से, वाट। यह मात्रक जेम्स वाट यानी 1736 से 1819 के सम्मान में रखा गया है। जेम्स वाट साइंटिस्ट थे। एक वाट उस अभिकर्ता यानी एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है। यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल सेकंड इनवर्स हो तो शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड या 1 वाट बराबर 1 जूल सेकंड इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उस दरों को किलो वाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट और 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1000 जूल सेकंड इनवर्स। इस प्रकार से आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। ये उदाहरण है, ये देख लेते हैं। इसके बाद में ये चैप्टर
पूर्ण हो चुका है मित्रों। इसमें आपने क्या सीखा, यही पॉइंट बाकी रहते हैं फिर। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल करने बहुत ही जरूरी हैं। उदाहरण, दो लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। भार कितना है, वेट 400 न्यूटन, और एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती हैं। हम एक लड़की का नाम ए रखते हैं तथा दूसरी का बी। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए है वो 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि लड़की बी 50 सेकंड का समय लेती है। प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का परिकलन कीजिए। तो पावर निकालनी है, इसकी कितनी पावर है देखिए। लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति, लड़की का भार ये है, विस्थापन ऊंचाई 8 मीटर है, लिया गया समय टी 20 सेकंड। समीकरण 10.8 से 10.8 समीकरण ये रही आपकी, P बराबर mgh/T। तो सारे के सारे मान दे रखे हैं, आपको मान रखने हैं। mg कितना दे रखा है, 400 न्यूटन है, तो ये रखा। और h हाइट कितनी है, 8 मीटर, तो इसको रख दिया। t आपका जो टाइम है वो दे रखा है 20 सेकंड, तो इसको रखेंगे तो 160 वाट आ जाएगा। इसी प्रकार से लड़की बी है, इसमें जो टाइम है वो 50 सेकंड रहेगा, तो 64 वाट है। तो लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट तथा लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है, 64 वाट। इस प्रकार से जब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। आगे देखिए, एक और है न्यूमेरिकल, ये रहा 10.8। इसमें लड़के का भार दे रखा है mg 50 kg इंटू 10 मीटर, यानी 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 1 सोपान जीना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए और जी का मान 10 मीटर सेकंड स्क्वायर लीजिए। तो ये सारे मान दिए हुए हैं और आपको ज्ञात करना है पावर। पावर के लिए ये फॉर्मूला रहेगा आपका mgh/T। mg ये दे रखा है मान, यानी 500 न्यूटन, और 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई ये दे रखी है। चढ़ने में लगा समय 9 सेकंड है। इसको जब मान रखेंगे तो आपका आएगा 375 वाट। इसको करना आप थोड़ा सा बैठ के आराम से, इस फॉर्मूले को रखना, और ये सवाल है आपका। तो ये चैप्टर पूरा होता है। इसके जब भी समय मिलेगा तो इसके क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, अच्छे से समझाया भी जाएगा साथ में। कल देखते हैं कोई नया टॉपिक जो भी दे रखा है आपके आगे वाला, उसको शुरू करते हैं। शायद टिश्यूज वाला है, उत्तक वाला। आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।